हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर जिन्ना के 14 पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे थे, तो उनको ही कंटिन्यू करते हुए हमने जिन्ना के पॉइंट्स को 4 मेजर पार्ट्स में बांटा था, जिनको अपन देख लेते हैं। पहला मेजर पार्ट था सेंटर, कि सेंटर से प्रोविंस में क्या चाहते थे, लेजिस्लेचर चाहते थे। वो चाहते थे कि सेंटर के ऊपर, सेंटर के पास पूरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, किसके पास होनी चाहिए, प्रोविंस के पास। तो इसको डिस्कस करेंगे। फिर वो दूसरा पॉइंट था उनका मेजर पॉइंट में, कि रिजर्वेशन मुस्लिम्स के पास होना चाहिए। वो मुस्लिम्स को क्या दिलाना चाहते थे, रिजर्वेशन दिलाना चाहते थे सोसाइटी के अंदर। तीसरा मेन पॉइंट था फ्यूचर प्लान। वो सोच रहे थे फ्यूचर के बारे में भी, कि मुस्लिम्स लोग हैं, मुस्लिम्स भाई हैं अपने, उनका फ्यूचर में, अगर हिंदुओं की तो मेजोरिटी ज्यादा है, अगर जो हिंदू हैं फ्यूचर में जाके कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनका क्या होगा, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना विषय। तो वो इसके बारे में भी सोच रहे थे, और वो कल्चर और लिबर्टी के बारे में भी सोच रहे थे। तो आओ इनके 14 पॉइंट्स को देख लेते हैं। और उससे पहले आप जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को। मॉडर्न हिस्ट्री की बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला पॉइंट था सेंटर से प्रोविंस। वो चाहता था कि सारी पावर्स है ना, वो सेंटर में ना रह के प्रोविंस के अंदर आ जाए। ऐसा क्यों चाहते थे, क्या रीजन था इसका? इसका मेन रीजन था कि जो मुस्लिम लीग थी वो माइनॉरिटी में थी, और हिंदू लीग किस में थी, मेजोरिटी में। तो मेजोरिटी की सरकार, अगर सेंटर में अगर सरकार रहेगी, सेंटर चलाएगी सब कुछ, तो पक्का है हिंदुओं की सरकार आनी है। और हिंदू आएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा, ये सोच के बहुत मतलब अंदर ही अंदर कुछ अलग सा अनुभव कर रहे थे जिन्ना। अब जिन्ना दिमाग वाले बहुत थे, और प्रोविंस के अंदर आना चाहिए सब कुछ। तो देख लेते थे, पहला था उसका रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर का कंसेप्ट है, ये एक थोड़ा सा पेचीदा कंसेप्ट है, समझ नहीं आता लोगों को, और एक्सप्लेन कैसे करें इसका तो बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हम आपको समझाते हैं कि रेजिडुअल पावर होती क्या है। हमें पता है आज के जमाने में, आपने मतलब आज के जमाने का ही नाम आता है, एट प्रेजेंटली क्या होता है कि तीन चीजों में बांट रखा है आपने उसको, कि अपन किस किस के ऊपर कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं, उसको 3 भागों में बांट रखा है। पहला स्टेट लिस्ट होती है, सॉरी यूनियन लिस्ट होती है, दूसरी स्टेट लिस्ट होती है, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसके ऊपर तो सेंटर क्या बनाती है, लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट होती है उसके ऊपर स्टेट अपना कानून बनाती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वो दोनों का क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि स्टेट भी बनाना चाहती है उसके ऊपर, और सेंटर भी बनाना चाहती है। तो ऐसे में हमने क्या रख दिया, कॉन्करेंट लिस्ट, कि भाई इस पे सेंटर भी कानून बना सकती है और इस पे अपनी ये स्टेट भी कानून बना सकते हैं। तो सर रेजिडुअल पावर का मतलब क्या हुआ? तो रेजिडुअल पावर का मतलब होता है जब कोई लॉ या अमेंडमेंट पास नहीं हुआ हो और उसका ये निर्धारण ना हुआ हो कि वो स्टेट लिस्ट में है या सेंटर लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उससे पहले वो सेंटर के हाथों में रहता है। तो वो चाहते थे कि ये सेंटर के हाथों में ना रहे। जो भी अब नया लॉ निकल के आया है, नई बात निकल के आई है, ये बात प्रोविंस के हाथों में रहे, कि इसके ऊपर प्रोविंस अपना लॉ बनाएगी। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? तो प्रोविंस के ऊपर क्या था, रेजिडुअल पावर का कंसेप्ट था। दूसरा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कि जितनी भी ऑटोनॉमी है वो किसके पास होनी चाहिए, प्रोविंस के पास होनी चाहिए। सेंटर का उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समझ आए? मतलब कौन बनाएगा सारे लॉ एंड रूल्स, अपना प्रोविंस बनाएगा। तो प्रोविंस को हाईएस्ट लेवल पे चल लेके चलना चाहते थे। समझ रहे होगे जिन्ना की मानसिकता। तीसरा था सिंध सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे। वो चाहते थे कि सिंध प्रोविंस बॉम्बे प्रोविंस से सेपरेट हो जाए।
जबकि पहले क्या था कि सिंध प्रोविंस और बॉम्बे प्रोविंस दोनों एक साथ ही थे। अब क्यों चाहते थे ऐसा, क्या फायदा होता है इनसे मतलब जिन्ना का, तो वो इसलिए चाहते थे, वो बोलते थे कि सिंध जो है ना और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है वो दोनों बहुत दूर पड़ता है, उसके बीच में सिंध के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है वहां जाने में। तो इनकी प्रेसिडेंसी मतलब इनकी जो पावर है ना वो चेंज कर देनी चाहिए, इन्हें दो अलग अलग प्रोविंस में बांट देना चाहिए, सिंध को और बॉम्बे को। तो भाई बॉम्बे और सिंध क्या हो गए, अलग अलग हिस्सों में बट गए। ये कौन चाहते थे कि अलग अलग हिस्सों में बटे, जिन्ना चाहते थे। क्यों, क्योंकि सिंध में ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी में मुस्लिम थे, मेन रीजन तो उनका यहाँ था, पर दिमाग कहीं और खेल रहे थे। तो वो क्या चाहते थे कि यहां से भी एक क्या निकल के आ जाए, अपनी एक सीट निकल के आ जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी चाहते थे, वो समझ आ ही रहा आपने। तीसरी चीज थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और प्रोविंसेज। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेज NWFP और बलूचिस्तान, इनके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या सर इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं। ये दोनों ही जो प्रोविंस है, ये दोनों को दोनों प्रोविंस अंग्रेजों के द्वारा 1902 के अंदर बनाए गए। कब बनाए गए? 1902 के अंदर। उससे पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पंजाब वाला रीजन है ना, वो वाला रीजन है, याद रख सकते हो, प्रोविंस है पंजाब। तो पंजाब वाले रीजन की बात कर रहे हैं उस, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। तो वो चाहते थे कि यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तो उनका एक बहाना था, उन्हें तो यहां से भी क्या निकालनी थी, अपनी सीटें निकालनी थी, क्योंकि यहां रहने वाली ज्यादातर जनसंख्या कैसी थी, मुस्लिम लीग से बिलोंग करती थी। तो ये चारों के चारों पॉइंट सेंटर से प्रोविंस के ऊपर आ गए। दूसरी चीज थी रिजर्वेशन, जिसमें 5 पॉइंट दिए जिन्होंने बोला भाई हमें 1/3 रिजर्वेशन चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके, अपनी लास्ट वीडियो आप देख लेना अगर नहीं देखी तो, वरना ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर पूरा बैकग्राउंड दे रखा है मैंने जिन्ना के पॉइंट्स का, तो वो देखनी जरूरी है। 1/3 रिजर्वेशन जो कि हमने पढ़ लिया, तो वो मना कर दिया था नेहरू की रिपोर्ट में। दूसरी चीज वो बोल रहे थे कि प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, कि जहां जितनी ज्यादा मुस्लिम्स की क्या है मेजोरिटी है ना, तो उसके हिसाब से हमें क्या मिलनी चाहिए, वहां की रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए वहां पर उतना ही। मतलब कि 80%, मान लो किसी प्रोविंस के अंदर 80% मुस्लिम है, तो वहां पर 80% सीट किसकी होनी चाहिए, मुस्लिम की होनी चाहिए। दिमाग लगा रहा है ना भाई, बहुत दिमाग वाला आदमी। तीसरी चीज सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि हमने काफी अच्छे से पढ़ा था, कल पूछा गया है इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन, तो दोबारा बता देता हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट का फंडा ये होता है कि यहां पर अगर मेजोरिटी में मुस्लिम्स है, तो यहां पर जो सरकार चुनने का अधिकार है, या फिर जो लीडर चुनने का अधिकार है, या वोट डालने का अधिकार है, वो सिर्फ मुस्लिम्स को होगा। ऐसा था सेपरेट इलेक्टोरेट। गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स लेके आएगी, सर्विसेज लेके आएगी, वो किसके हित में लेके आएगी, मुसलमानों या मुस्लिम लीग के हित में भी लेके आएगी। लास्ट पॉइंट इस वाले मेजर पॉइंट का वो था सेंटर 33 लेजिस्लेचर, कि भाई जितना भी है ना सेंटर के अंदर, ये क्या था सर, सेंटर 33 लेजिस्लेचर। इसका मतलब है कि सेंटर में अगर जो भी है ना, उसमें मुस्लिम लीग का 33% लेजिस्लेचर के अंदर अस्तित्व होना चाहिए। समझ रहे हो, 33%, जबकि इतने तो शायद पॉपुलेशन भी नहीं होगी उस टाइम पे मुस्लिम लीग की अपने इंडिया के अंदर, पर भाई सेंटर के अंदर 33% होना चाहिए। ये क्या था, रिजर्वेशन के फंडे। तो समझ आ रहा है थोड़ा सा मैं मानता हूं कि हार्ड है, लेकिन भाई ये यूपीएससी है, मैं हर बार बताता हूं यूपीएससी ऐसे नहीं होना है। अगर यूपीएससी ऐसे ही हो जाता ना तो हर कोई कर लेता, पर हर किसी से तो नहीं होता ना।
इसीलिए। उसके बाद क्या थे, फ्यूचर प्लान जिन्ना के, क्या थे जिन्ना के फ्यूचर प्लान। पहला फ्यूचर प्लान में क्या था जिन्ना का, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन मुस्लिम्स नोट, कि भाई वो सोच रहे थे कि मान लो आज तो हम सेफ हैं, आज तो बना दिया, लेकिन फ्यूचर में जाके ऐसा हुआ कि किसी टेरिटरीज का किसी का बंटवारा कर दिया हमने, थोड़ा बहुत बंटवारा हो गया कि इधर उधर हो गया, तो क्या होगा कि हिंदू आ गए मेजोरिटी में, तो वो तो हमारे मुस्लिम जो हमने पॉइंट रखे थे इनसे हमें नुकसान हो जाएगा, अगर कोई प्रोविंस वगैरह मिला दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो उन्होंने कहा कि जब भी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो मुस्लिम्स के बिना पूछे नहीं होना चाहिए भाई, या फिर मुस्लिम्स की जो वो है ना उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देखो जो चलता है वही चलेगा, ये कैसी बात हुई यार, मतलब अपने फंडे को अपने आप ही नकार रहे हैं, क्या करें क्या करें। दूसरा पॉइंट था इनका कम्युनलिज्म का। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, ये चाहते थे कि 3/4 मेंबर है ना वो मुस्लिम लीग के होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी इधर उधर जाए, कोई किसी के अंदर जुड़े कोई किसी के अंदर टूटे, लेकिन 3/4 पार्ट तो होना चाहिए लेजिस्लेचर। ये था। लास्ट का पॉइंट था कि बिना स्टेटस या बिना स्टेट्स और प्रोविंसेस के पूछे बिना आप इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। ये बात गलत है भाई, चेंजमेंट ही नहीं कर सकते कि भाई हम कुछ जोड़ रहे हैं कुछ घटा रहे हैं, पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें स्टेट या प्रोविंस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जिन्ना का दिमाग था भाई। लास्ट था कल्चर के बारे में कि भाई जो आज हमारी कल्चर चल रही है ना, कल इसको ही नुकसान पहुंचाने लग गए तो, अगर मेजोरिटी में तो हिंदू हैं, अगर इन्होंने इसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने सोचा कि एक तो हमें लिबर्टी चाहिए कि हम हमारे धर्म को कैसे भी मान सकते हैं, कोई मनाही नहीं होगी किसी भी रीजन में, पूरी कंट्री के किसी भी हिस्से में हम कहीं भी अपने धर्म को मान सकते हैं और फ्रीली मान सकते हैं, कोई हम पर कोई क्या नहीं दर्शाएगा, डोमिनेंसी नहीं दर्शाएगा, ये कहना चाहते थे। दूसरी लैंग्वेज, हम उर्दू पढ़े जो भी पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज को भी सिक्योर किया जाएगा, उसको भी उतना ही वो मिलना चाहिए जितना हिंदी तमिल इन सब लैंग्वेज को मिलेगा। तो ये थे जिन्ना के 14 पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मान लो कि 14 पॉइंट आते हैं, जैसे अगर जिन्ना का कोई क्वेश्चन आया और आपने ऐसे कैसे पे रख दिए उसके सामने, तो नंबर काटने का कोई सवाल नहीं बन उठता, और सेम इसी प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करके आने हैं। ये तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, स्पेस की थोड़ी सी कमी थी, थोड़ी सी क्या स्पेस की कमी थी, ठीक है, तो स्पेस की कमी थी जिसके कारण हम ज़्यादा खुल के लिख नहीं पाए, तो बहुत ही कुछ लिख सकते हैं आप इसके अंदर। मैंने आपको इतना सब बता दिया कि आप इसके अंदर बहुत कुछ लिख सकते हो, यहाँ तक कि पूरा ऐसे टाइप लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करके चले जाओ। थैंक यू।